Hello everyone, welcome to our channel KFL Legal. I am Ujjwal Dikshit and we have a Telegram channel named KFL Legal. In this video, we will be talking about how to prepare for CLAT PG. अब हम लोग क्यों ये बात कर रहे हैं, कौन है हम लोग जो आपको ये बताने वाले हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर. आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ. आई हैव गॉट AIR 35 in CLAT PG 2023. I have got AIR 22 in CLAT PG 2024. मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं बता सकूं कि जो मैं बोलूंगा उसमें थोड़ा सब्सटेंस. अब मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड. हमने क्लैट जो क्लैट PG 2025 हुआ था, उससे पहले मेरे पास कई मैसेजेस आते थे जूनियर्स के जो मेरे जूनियर्स थे कि सर तैयारी के लिए कुछ आप हमको थोड़ा गाइड करिए. अब होता क्या था कि मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पाता था क्योंकि मैं बिजी. अब मैं लिटिगेशन भी कर रहा था, जुडिशियल दिल्ली जुडिशियल सर्विस की तैयारी भी मैं कर रहा था, तो मैं नहीं कर पाता. वो बहुत रूड हो जाता था. तो किसी ने मुझे सजेशन दिया कि सर आप ऐसा करिए कि आप एक टेलीग्राम चैनल बना दीजिए, अपने नोट्स सब वहां डाल दीजिए, वहां पे जो भी बताएंगे वो एक नहीं 60 लोग सुनेंगे, तो काम भी हो जाएगा और चल भी जाएगा. बहुत अच्छी बात है, मैंने वहां पे डाल दिया. अब वो ऐसा बढ़ा कि आज उसमें 1600 से ज्यादा मेंबर हो गए, 1650 1700 करीब पहुंच गए. उसी दौरान मैं सुनिधि के AIR 50 पहले ही आ चुकी थी क्लैट PG 2024. उसके बाद सुनिधि ने इस बार फिर दिया. इस बार सुनिधि की AIR 2 आई, AIR 2 ऑल इंडिया रैंक 2 इन क्लैट PG 2025. अब क्या है कि सुनिधि ने कहा कि चलो मैं भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर दूं अगर आप चाहें. मैंने कहा ठीक है, मैं चाहता हूँ. मतलब मैं कर ही रहा हूँ, आप भी कर दीजिए आकर. सुनिधि का भी हो गया. अब मैसेजेस आने लगे कि सर दिसंबर में पेपर है, अप्रैल में हम लोग बैठे हुए हैं, कैसे तैयारी. अब ये एक ऐसी बात है कि आप बता तो सकते नहीं है 2 लाइनों में से, आपको पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा. इसलिए हम लोग ने सोचा कि एक वीडियो से ये पूरा क्लियर कर देंगे और ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे और जिसको भी देखना होगा वो देख. तो आई थिंक सुनिधि, इफ यू वांट टू से समथिंग, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और समथिंग लाइक. यस, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द स्ट्रैटेजी मैं अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आई एम सुनिधि सचदेवा. मैंने 2022 में जामिया मिलिया इस्लामिया से BA LLB कंप्लीट करी. उसके बाद मैं जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने LLM ना करते हुए आई जस्ट वेंट ऑन विद माई जुडिशरी प्रिपरेशन. सो ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी मैंने 4-5 स्टेट्स के मेंस लिखे हैं and I was fortunate enough to be called for Delhi judiciary interview and Haryana judiciary interview. However, I could not make to the final list. तो मुझे realize हुआ कि LLM कर लेनी चाहिए and that's why I appeared for CLAT PG 2024. उसमें मेरी 50 रैंक आई थी, बट मैंने LLM नहीं कंटिन्यू करी बिकॉज मेरे बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप थे. Then again, I took CLAT PG last year, and this year I scored AIR 2. So that is the brief introduction of myself. अच्छा, मुझे लगता है हम लोगों को एक बार बता दें कि पहले क्या क्या वीडियो में डिस्कस करना होगा, क्योंकि हम लोग के पास कोई Exactly. स्क्रिप्ट नहीं. Yes, yes. तो ये इम्प्रॉम्प्टू जाने वाला. आपको कोई ऐसे पेन एंड पेंसिल लेके बैठने की जरूरत भी नहीं है. अगर कोई स्ट्रेटेजी की बात होगी तो वो हम लोग PDF में बना के आपको ग्रुप में पोस्ट कर देंगे टेलीग्राम पर. हम उसमें वीडियो भी बैठिए. बना सकते हैं उसके लिए. हाँ, हाँ, बहुत है अच्छी ना? बात है. अगर हाँ, सबसे सही है कि अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात होगी तो उस पर हम्म. वीडियो बना देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितना पढ़ना है, लेबर लॉ में कितना पढ़ना है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में कितना पढ़ना है, तीनों में अंतर. हम्म. तो ठीक है, वीडियो बना के कर देंगे, थोड़ा सा कवर करेंगे, बाकी वीडियो बना के. राइट. तो वी विल डिस्कस अबाउट क्या रिसेंट केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ, उनको कैसे कवर करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मिथ होती है कि सब पढ़ने हैं, जितने आ रहे हैं 2013 के हाई कोर्ट के भी आ जाएंगे तो वो भी पढ़ने हैं. ये सब नहीं है. तो वो भी डिस्कस कर लेंगे. कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसको भी थोड़ा टच कर लेंगे. कैसे पैराग्राफ से डील करना है, क्योंकि पैसेजेस बहुत आते हैं, कभी हम्म. 12 आते हैं तो कभी 24 आते हैं. उनसे कैसा डील करना है ये भी हम लोग को देखना है. इस पे भी कवर कर लेंगे. कितने अटेम्प्ट करें अगर आप NLU टारगेट कर रहे हैं या फिर आप PSU टारगेट कर रहे हैं. उसके बाद नए क्रिमिनल लॉस के क्या करना है. तो मोटा हम्म. मोटा इन सब चीजों पे टच करेंगे कि एक बार पूरा ओवरव्यू हो जाए कि कैसे पेपर को स्ट्रेटेजाइज करें. और बाकी तुमने जो सजेशन दिया वो कर लेंगे कि हम्म. अगर लोग चाहते हैं दे कैन कमेंट डाउन कि कैसे हर पेपर को स्ट्रेटेजाइज, हम्म. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ें, लेबर लॉ कैसे, टैक्सेशन कैसे पढ़ें, आर्बिट्रेशन कैसे, हम्म. कॉन्ट्रैक्ट कैसे पढ़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे.
क्योंकि सबका अलग, हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत घुसना पड़ेगा, लेबर लॉ में ऊपर ऊपर टच करना पड़ेगा, ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ लो, कंपनसेशन वाला पढ़ लो, पढ़ लो, हो जाएगा, कोड कोड जो आए वो ऊपर ऊपर से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जाना, तो वो अलग से बना देंगे। लेकिन पहले बात करते हैं, वही बात जो सबसे ज्यादा घूमती रहती क्लैट पीजी एस्पिरेंट से, कि रीसेंट जजमेंट। जो जजमेंट्स आते हैं उनका क्या, आप हम्म बताइए आप कैसे कवर करते तो जजमेंट्स का क्या सीन है, हर जगह आप अगर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो खोल के देखोगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी, एवरी वन ऑफ देम वुड एम्फेसाइज कि जजमेंट्स रीड करो। कम हैं? से कम लास्ट 3 साल की जजमेंट्स पढ़ना तो बहुत जरूरी है, ऑफ द हम्म, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ऑफ द वेरियस हाई कोर्ट्स। हम्म, इवन जो कंसोर्टियम की जो वेबसाइट है वहां पर भी ये चीज मेंशन्ड है दैट द स्टूडेंट शुड बी वेल वर्स्ड विद द रीसेंट जजमेंट्स। हम्म, बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि जजमेंट्स इतनी है कि उसका कोई एंड ही नहीं है। हम्म, आप कभी भी आप कोई भी अगर चैनल करते हो, फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू फॉलो लाइव लॉ और इफ यू फॉलो बार एंड बेंच, तो एवरी डे व्हेन यू ओपन द ऐप आपको दिखेंगे कि बहुत सारी जजमेंट्स आ रही हैं। अब वो सारी जजमेंट्स रीड करना, उन्हें याद करना, उसमें क्या हुआ है वो याद करना, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो फर्स्टली अगर आप ये एग्जाम अप्रोच करते हो तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट रीड द कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स के लिए या तो हम अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं जो हमने लॉ स्कूल में बनाए हैं, या फिर हम कोई रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। अगर नहीं, कॉन्सेप्ट्स। एक मिनट, मैं रेफरेंस बुक के खिलाफ जाऊं, क्योंकि अगर अब ओके। हम अवतार सिंह पढ़ने बैठे हैं, हाँ, बहुत दिक्कत होगी। बहुत वाइड हो जाएगा। हाँ, बहुत हो जाएगा, क्योंकि बट अब देन 6 या 8 महीने बचे हैं। उसमें भी अब समझ आ गया होगा ना, एलएलबी अगर ऐसा कंप्लीट करते कर हैं, लिया है कि ऐसा क्या करते हैं, करना है। ऐसा हम्म। करते हैं, ऐसा करते हैं, मेन मेन सब्जेक्ट्स के मेन सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाकर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं, क्लैट, हाँ, ऑफ कोर्स। फ्री में। बने हुए भी हैं हमारे कुछ नोट्स तो। नहीं, हम लोग उस के तो हैं, उसी को डाल देते हैं बना के। हाँ, ठीक है, ओके, ऐसा कर तो सकते अगर, हैं। हाँ, अगर पढ़ना है आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये जो भी मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनके नोट्स हम लोग टेलीग्राम पर बना के डाल। वी कैन डू ओके, दैट। ओ, ओ, क्योंकि अवतार सिंह पढ़ने जाओगे, एचएम सिर्फ ही पढ़ने जाओगे नहीं, हाँ, या पर तो फिर अगर या तो फिर दुक्की उठाओ, हम्म या तो फिर दुक्की उठाओ। तो बट वो वही है कि अगर आप बुक भी पढ़ते हो तो सिलेक्टिव रीडिंग करनी आई थिंक आ जाती है कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है क्या चीज नहीं। सो इन सब दैट लोग केस वन सब कैन गो लोग फॉर। सब लोग हरियाणा दिल्ली के मेंस लिख के नहीं बैठ, तो सॉरी, इंटरव्यू दे के नहीं। ओ ठीक है, यस। चलो, चलो चलो आगे बढ़ो। करते हैं कुछ, देन सो इसको ये करेंगे, कॉन्सेप्ट के लिए, ये हाँ, डाल कॉन्सेप्ट देंगे के पूरा। लिए वी कैन प्रोवाइड आवर नोट्स ओ, जो हमने प्रिपेयर ओके, करे हैं, हम उसे और एग्जाम्प्लीफाई करके विद द लेटेस्ट केस लॉज वी कैन प्रोवाइड देम। ओके, ओके। बट इसके साथ साथ हमें जजमेंट्स तो रीड करनी है। जजमेंट्स हम्म, क्यों रीड करनी है? क्योंकि उससे आपका लीगल एक्यूमेंट डेवलप होता है। तो जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट जजमेंट्स आर नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्लैट पीजी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो नोट से, हम्म, एंड देन वी कैन गो फॉर जजमेंट्स। अब जजमेंट्स में भी क्या है कि दो टाइप की होती हैं। जो लैंडमार्क वाली हैं वो तो हमने अपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ ली। अब हम्म, रिसेंट में जो जजमेंट्स पढ़नी है उसमें भी दो, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है जो रिआइटरेशंस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट पे अगर लॉ लेट डाउन है टाइम डिक्लेरेशन पे, तो वो सेम अगर कोर्ट रिआइटरेट कर रहा है सो वी कैन स्किप दैट जजमेंट। हम्म। बट अगर कोई केस में कुछ नया पॉइंट लेट डाउन हुआ है या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉ को चेंज करा है, सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर द क्लैट पीजी। वो हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है इन द सेंस कि हमें पता होना चाहिए कि कितने जजेस की बेंच थी, उस बेंच में कौन कौन था, उसमें क्या फैक्ट्स थे, क्या इशू था और क्या हेल्ड हुआ है, इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, सही है, और मैं तो इसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ, मैं जो करता हूँ, देखो, तुमने 2 में डिवाइड किया, मैं 3 में डिवाइड करूंगा। जो तुमने कहा ना इंपॉर्टेंट वाला, उसमें भी दो हम्म तरीके के इंपॉर्टेंट, एक वो जिसमें उन्होंने कुछ लॉ ले डाउन किया है या पहली बार बोला है, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी का केस रिसेंटली आया है, जिसमें उन्होंने हम्म कहा है कि बीएनएसएस में दे रखा है कि 3 से 7 साल तक की अगर किसी की सजा है किसी भी ऑफेंस की, और उसमें एफआईआर होने आई है, तो ये डिस्कशन है वहां के पुलिस ऑफिसर के पास कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे। हम्म इन्होंने पहली बार कहा, तो आप इसको इसको केस नेम याद रख लीजिए और किसने क्या कहा।
लेकिन दूसरी तरफ जब जाते हैं, अभी रिसेंट केस आया है गवर्नर वाला, तमिलनाडु के गवर्नर वाला, जो ये कहा गया है कि कितने महीने में आपको बिल वापस करना है, एक्सेप्ट करना है। प्रेसिडेंट को भी उन्होंने मैंडेमस रिट एक तरीके से इशू करने की बात कह दी है। तो ये कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको नाम तो याद करना ही है, क्या हेल्ड याद करना है, इसमें बेंच याद करना है। भले ही ये 2 जजेस की बेंच थी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस तो आपको याद करना ही करना। उसके साथ ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड किसी मैटर में इंपॉर्टेंट चीज आई, उसकी भी बेंच याद करनी। इसी के साथ अगर डिसेंटिंग ओपिनियन किसी ने दे दिया, नागारत्ना जी जो है जस्टिस नागारत्ना, वो तो देती रहती है, तो अगर डिसेंटिंग ओपिनियन उन्होंने दे दिया तो आपको वो भी देखना है कि किसने डिसेंटिंग ओपिनियन। राइट। बाकी सबका मत याद करो कि सब में आप बेंच करें कि उन्होंने कहा है कि वो कौन सा था, तो कोई भी जजमेंट आ गया, इमरान प्रताप बड़ी में कहा है कौन जज था, नहीं भाई, राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन, नहीं, नहीं याद, इतना ना कोई याद कर पाता है। और फ्लैट पूछेगा तो सबके लिए पूछेगा, इट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, तो मुझे लगता है इनके आप बेंचेस याद करिए, बाकियों की मत करिए। बाकी जो तुमने कहा कि जिसमें फिर से बोला वही चीज गई है, तो बस कॉन्सेप्ट काफी हो जाएगा। तो और कहाँ से कवर करें जजमेंट्स? जजमेंट्स के लिए व्हाट वी कैन डू इज हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी तो जो भी जैसे अभी तमिलनाडु वो तो वाली डालते हैं, जजमेंट आई वो तो एंड डालते हैं, लेकिन यार एक बात है, फिर हम लोग के ऊपर जाना बर्डन हो जाएगा। बार एंड बेंच, सॉरी, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, आई डोंट लाइक बार एंड बेंच, आई लाइक लाइव, आई आई आल्सो प्रेफर फॉलो लाइव। लाइव लॉ। हाँ, तो लाइव लॉ पे मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को कि आप पढ़ते रहिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जैसे हर महीने के हम लोग डालते ही, जनवरी का भी डाला है, फरवरी का भी डाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में होता है। लेकिन जिसमें बार बार वही बात कही जा रही है, वो हम लोग उस पर नहीं डालेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट डालेंगे जो इंपॉर्टेंट है क्लैट। और आपको अपना लीगल डॉक्यूमेंट और डेवलप करना है तो आप लाइव लॉ, ठीक है, बाकी हम लोग टेलीग्राम पे डालते हैं, और लिंक नीचे अटैच कर देंगे इस चीज़ को। हाँ, तो, दैट वीक। और जो भी जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उसकी हम एक सेपरेट फाइल डाल हाँ, सकते हैं जिसमें हम नीचे वो डालते एमसीक्यूज हैं, भी ऐड ऑन कर देंगे। हाँ हाँ, डालते हैं, एंड वील कंटिन्यू डूइंग दैट। डालते हैं। वो यार, वो तो करें, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, वहां से एमसीक्यू अच्छे बनते हैं। अगर गवर्नर वाला केस आया है, उससे अच्छे एमसीक्यू बनेंगे कि कब कितनी टाइमलाइन थी, कहीं पे 3 महीने है, कहीं पे 1 महीने, ये टाइमलाइन पे क्वेश्चन आते हैं। तो वो तो हम लोग डाल ही चुके हैं, उसके एमसीक्यूज भी उसमें पड़े यस। हुए हैं, एंड एवरीथिंग ऑन आवर टेलीग्राम चैनल इज फ्री, ऑफ कोर्स इट विल बी फ्री। कहाँ से चार्ज करेंगे, टेलीग्राम चैनल, वो आराम से आके एक्सेस कर सकते हैं। तो जजमेंट का तो मेरे ख्याल से हो गया, और कुछ है जजमेंट, लैंडमार्क का क्या करना लैंडमार्क का तो वही है, कॉन्सेप्ट के साथ ही हो जाएगा। है? जो भी बना नोट्स के हम लिस्ट दे प्रोवाइड देंगे, हाँ। करेंगे, हाँ, उसमें हम एक सेपरेट लिस्ट डाल देंगे। ओ, और वो ओ, भी कोई अगर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो उसके नीचे जजमेंट्स के साथ तो एनहांस करते वो ही तो हैं हो हम ही जाता नोट्स, तो वो तो है। ऐड ऑन हो जाएगा। सर, देन तो जजमेंट सेकंड आई थिंक वी शुड टॉक अ लिटिल अबाउट कॉन्सेप्ट, सिलेबस। क्या हाँ, क्या? देखो 14 है। अगर हम्म मैं मोटा मोटा, मैं कोई ना कागज है ना पेन है मेरे पास, बस कागज है कि नहीं, लिखा तो है नहीं, लेकिन मैं बता दूं, जितना मुझे याद है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल लॉ हम्म है, हम्म जुरिस्प्रूडेंस है, और मैं ये उस लाइन में बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद जुरिस्प्रूडेंस है, फिर इंटरनेशनल लॉ है, फिर आपका फैमिली लॉ भी आ जाता है, फिर आपका क्रिमिनल लॉ भी आ जाता है, जिसमें तीनों है। इस पे भी टच कर देंगे कि क्रिमिनल लॉ में पढ़ना क्या है, नए वाले की पुराने, हम्म वो भी बात हम्म डील कर सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन भी है, लेबर लॉ भी है, टैक्सेशन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शायद हम बोल ही चुके हैं। तो मोटा मोटा ये सब, ठीक है, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब बात क्या है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, हम्म ऐसा नहीं कि वैसे पढ़ना है। लेकिन जब लेबर लॉ के लिए जाना है तो ज्यादा समय नहीं देना। मुझे नहीं लगता है कि पिछले 3-4 सालों में 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन आते भी हैं लेबर लॉ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कभी 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट। 120 में से अगर 25 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, यू हैव टू रीड और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट का एक वीडियो बना के डाल देंगे कि उसको कैसे कवर करना, हम्म ठीक है, सेपरेटली उसको बना। एंड एडिशनली जो हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे हाँ, इसके साथ साथ इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि एक बारी every one of us who is appearing for the next CLAT exam
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू कर लें। उससे नंबर 1 प्रैक्टिस होगी। हमें टाइम बाउंड मैनर में अगर प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड सेकेंडली हमें पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक से कितने डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम पिछले 5-6 साल के क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे, सो वी वुड रियलाइज कि कॉन्स्टिट्यूशन से या क्रिमिनल लॉ से वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट दे वुड नेवर आस्क कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम लेबर लॉ और फ्रॉम टैक्सेशन लॉ। उसमें से वो थोड़े से डायरेक्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन या बैरक बेस्ड क्वेश्चन देंगे। पर अगर एनवायरमेंट लॉ है या ज्यूरिस्प्रूडेंस है या कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें दे एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट को डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। चलो ये तो बात होगी जजमेंट्स की, रीसेंट और लैंडमार्क दोनों, और इसके साथ कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट के हम लोग अलग वीडियो बनाए, हम्म। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है पेपर का। पेपर के दिन कैसे करना है, क्योंकि पेपर के दिन बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि हम पैसे जाते हैं, तो उन पैसेजेस को कैसे, कभी करते हैं 12 आ जाते हैं, कभी कभी 24 पैसेज आ जाते हैं, तो उनको कैसे अटेम्प्ट करें ताकि हमारा पेपर पूरा हो जाए। और जो दूसरी चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने अटेम्प्ट कर, हम्म। ठीक है। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट पैसेजेस, हाउ यू अप्रोच पैसेज। तो पैसेजेस का क्या सीन है? मैंने लास्ट 2 साल जब क्लैट पीजी दिया है, तो दोनों बारी 24 पैसेजेस आए विद 5 क्वेश्चंस ईच। बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। कभी कभी 12 पैसेजेस भी आ जाते हैं विद 10 क्वेश्चंस ईच। इट कैन वेरी। तो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अब दिक्कत ये है कि अगर आपको 12 पैसेजेस सॉल्व करने हैं, सो कंपैरेटिवली दैट विल टेक लेस टाइम एज कंपेयर्ड टू दोज सीन्स वेर यू हैव टू सॉल्व 24 पैसेजेस। क्योंकि अगर 24 डिफरेंट पैसेजेस हैं विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो आपको वो सारे पैसेजेस रीड करने पड़ेंगे एंड देन यू विल ट्राई अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। तो इसमें पेपर कंप्लीट करने के लिए द सोल स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स फॉर मी इज कि मैं सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो बिना पैसेज पढ़े आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आप पैसेज रीड करो, और उस पैसेज में भी वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो उस क्वेश्चन से रिलेट करता है, जो आपने अभी तक सॉल्व नहीं करा है। तो पहले क्वेश्चंस करो, एक बारी क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन के लिए पैसेज रीड करो, उस पैसेज में से इम्पोर्टेंट पार्ट रीड करके वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नहीं दैट्स हाउ एकदम इट सही। वर्क्स फॉर मी। नहीं मैं भी यही करता हूँ। पहले मैं सोचता था कि मैं अकेला हूँ जैसा करता हूँ, लेकिन हम्म। तुम भी करती हो। तो मैं वही जो तुमने बताया, मैं थोड़ा उसको ऐसे बता दूं कि अगर 10 पैसेज हैं एक क्वेश्चन में, वाह हम्म। क्या बात है, अगर 10 क्वेश्चन है एक पैसेज, तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चंस पढ़ लूं। उस 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं, लिख के दे रहा हूँ, हो जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि वो 4 ही 5 क्वेश्चन पैसेज से पूछते हैं। अब बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आप पैसेज पे जाते हैं। अब जब आप पैसेज पे जा रहे हैं, मान लो कि वो पैसेज क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके हो गए, बाकी 4 क्वेश्चन बचे होंगे, जिसमें से 2 आपके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे हैं और 2 आपके इन्वेस्टिगेशन। पैसेज आपका बड़ा सा, वो शुरू कर रहा है अरेस्ट से और जा रहा है कॉग्निजेंस तक। तो हम्म। आपको पता है कि अरेस्ट से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है नीचे, तो जब आप पैसेज में अरेस्ट का पढ़ रहे होंगे ना, तो आप स्किप कर देंगे या फिर इसको जल्दी पढ़ेंगे कि ठीक है अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट, ये देखो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यहाँ से शुरू हो गया, हम्म। आपको पता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से क्वेश्चन पूछा गया, आप तुरंत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पा जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले पैसेज पढ़ा होता, तो आप अरेस्ट को भी उतना महत्व देते, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को भी उतना महत्व देते, इन्वेस्टिगेशन को भी उतना ही महत्व देते, और उतना ही महत्व कॉग्निजेंस को। हम्म। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन तो सिर्फ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से पूछा गया है, तो आप 4 में से सिर्फ 2 चीजें अच्छे से पढ़ें। तो इससे क्या होगा, आपका एग्जैक्ट। 50% टाइम, लगभग लगभग 50 नहीं तो कहूंगा तो 40% टाइम आपका बच जाएगा, हम्म। ठीक है। कई बार क्या होता है मैं बताता हूँ, मेरे साथ हुआ था। तुमने जितने पेपर दिए हैं, तुमने हमेशा 24 क्वेश्चन, तुम्हें 24 पैसेजेस वाले तुमने पेपर दिए, हम्म। मैं तुमसे 1 साल पहले से दे रहा हूं। तो मेरा क्या है कि मैं जब 2023 का एग्जाम दिया, 2023 का, तो उसमें सिर्फ 10 पैसेज आए, हम्म। 12 पैसेज आए थे, 10-10 क्वेश्चन। कभी कभी ये होता है कि 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपको पैसेज ही नहीं पढ़ना है।
राइट। और ये चीज 24 वाले में भी हुई है। मुझे याद है 2024 का जब मैंने क्लैट दिया था, मैं गिन के बता रहा हूँ आपको, 8 से 9 पैसेज ऐसे थे जिसमें मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ा पैसेज। हम्म। जहां लोग 24 पैसेज पढ़ के काम चला रहे थे, मैं वहां पे 14 कोई पैसेज पढ़ के काम खत्म कर दिया। हम्म। मेरा पेपर 1 घंटा 40 मिनट में हो गया। गोला लगाने के बाद का टाइम था कि आपको गोले भी भरने होते हैं, क्योंकि आपको पहले पैसेज पढ़ना है, फिर मार्क करना है, फिर उसके बाद उसको वो हमारा शीट भरनी, वो अलग टाइम होता है। मेरा एक हम्म। घंटा 40 मिनट में हो गया, जबकि लोगों का छूटा था। क्यों? तो मुझे तो भाई 8-9 पैसेज पढ़ने ही नहीं थे। हम्म। तो मैं, अगर कोई कहता भी है, तो मैं तो यही अप्रोच बताता हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कर लो जितने हो रहे हैं उसमें, गो टू द पैसेज, आपको पता है कहाँ से पैसेज में से क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को पढ़ो, तुरंत मार्क करके आगे। हम्म। एंड ठीक है। दैट आई थिंक दैट इज द ओनली वे कि आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैं जब पिछले 2 बार से एग्जाम देने गई हूँ, तो बाहर आते हुए मैंने ये चीज सुनी है कि मेरे तो 3 पैसेजेस छूट गए, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, वो टाइम ही तो नहीं था। दिस इज वेरी कॉमन, क्योंकि 24 पैसेजेस अगर आप रीड करने बैठोगे तो आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। बट ऑन द कॉन्ट्री क्या होता है कि कभी कभी एक पैसेज है, फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट ईयर 2025 में एक टैक्सेशन लॉ से एक पैसेज था, और उसमें से सारे क्वेश्चंस आई वाज एबल टू सॉल्व जस्ट बाय रीडिंग द पैसेज। अब हाँ वो तो मैं इसलिए पढ़ पाई क्योंकि मेरे पास टाइम था, क्योंकि हम्म जहां हम्म, मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जहां क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो रहे थे, वो मैंने वैसे ही करा। तो टाइम हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कहाँ हमें पैसेज पढ़ना है, कहाँ पे वी कैन अवॉइड रीडिंग इट। सो नहीं सही दैट्स है। हाउ इट वर्क्स। हाँ, अगर पैसेजेस से आंसर मिलेंगे, आपने मान लो 5 क्वेश्चन किए, आपको एक भी नहीं आ रहा, आपने पैसेज पढ़ा जाके, आपको आंसर मिल गया, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा आंसर। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि आप टाइम वहां बचा सकते हैं जहां पे पैसेजेस में आंसर नहीं है, आपके पहले ही क्वेश्चन हो जाए। एग्जैक्टली। एक और चीज होती है, एक और चीज मैं बताता हूँ, होता है कि लोगों को लगता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, ये पैसेज में दिया हो, फिर वो पढ़ते हैं, उनको नहीं मिलता, उनको लगता नहीं दिया हो। अरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि वो पैसेज में भी नहीं होता है और आपको आ भी नहीं रहा था, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। हम्म। तो वैसे भी चीजें होती हैं, तो ज्यादा समय एक ही पैसेज पे नहीं अटकना चाहिए। हम्म। लेट्स कम टू अटेम्प्ट, ठीक है, कि कितने अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि देखो, ये बात बहुत होता है कि हाई अटेम्प्ट रखनी चाहिए या लो अटेम्प्ट रखनी चाहिए। आप एनएलयू टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ एनएलयू टारगेट कर रहे हैं, तो आपके अटेम्प्ट अलग होते हैं। अगर आप पीएसयू टारगेट कर रहे हैं, तो आपके अटेम्प्ट अलग होते हैं। आप एनएलयू प्लस पीएसयू टारगेट कर रहे हैं, तो आपका अटेम्प्ट अलग है। तो हाउ यू नो गो फॉर इट, तुम कैसे अटेम्प्ट करती हो, कितना अटेम्प्ट? तो जितना मैंने क्लैट पीजी को एनालाइज करा है, मुझे लगता है कि अगर आप 75 प्लस ले आते हो, देन यू हैव हाई चांसेस कि आप AIR 50 में आ जाओ। इससे हम्म आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, चाहे वो आपको NLS लेना हो या आपको लखनऊ जाना हो। एंड देन सेकेंडली PSU की भी चांसेस थोड़ी बढ़ जाती है। हम्म तो मैं अगर 80 प्लस अटेम्प्ट का टारगेट लेके चलती हूँ, 80 प्लस सही रहने का टारगेट लेके चलती हूँ, हम्म 80 प्लस करेक्ट क्वेश्चंस, देन मेरा अटेम्प्ट मुझे फेयरली हाई रखना पड़ता है, विच आई कीप इट बिटवीन 103 207 210 में भी। मैं थोड़ा सा सेफ प्ले करती हूँ कि मैं थोड़े से एजुकेटेड गेस लेती हूँ, एंड जहां पर मुझे बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि ये किस टॉपिक से है या क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं छोड़ देती हूँ। तो ऑल एंड ऑल मैंने पिछले 2 सालों में 105 से 110 के बीच में अटेम्प्ट करा है। व्हाट अबाउट यू? मेरा मेरा नहीं, तुम्हारी अप्रोच एकदम सही अप्रोच है, एंड एवरीबडी शुड फॉलो योर। बट नाउ ओके। आई विल ऑल्सो टेल माई अप्रोच। यस। मैं 120 अटेम्प्ट करके आता हूँ, 120 में से। जहाँ पे 200 का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन का, मैं वहाँ पे 200 अटेम्प्ट करके आता हूँ। जहाँ 150 का होता है, वहाँ मैं 150 का करके आता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, कि वहाँ पर आ, मुझे नहीं भी आते हैं question। मैं हम्म। बताता हूँ क्यों ऐसा है। मैं 150 से 160 करके आया था अपनी क्लैट यूजी में, मेरी रैंक अच्छी नहीं है। फिर मैं जब हम्म। कॉलेज पहुंचा, तो कॉलेज में मुझे बताया गया कि अटेम्प्ट आपको हाई कर, एनएलयू मिल गया, लेकिन रैंक रैंक अच्छी नहीं हो पाई, जैसे 22 है, 35 आई इस बार, तो सही रहा। फिर मैं जब बाहर निकला, बाहर भी नहीं निकला, मैं फिफ्थ ईयर में था, तो जब मैंने क्लैट पीजी दिया, तो मैंने कहा कि इस बार मैं अटेम्प्ट हाई रखूंगा। पहली बार था मेरा कि मैं अटेम्प्ट हाई रखने वाला था, तो मैं, हाथ कांप रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तब भी मैंने 113-14 तक पहुंचा दिए अटेम्प्ट के मामले में हाथ कांप रहे थे, वैसे नहीं। मैंने सोचा था पूरा करके आऊंगा, मेरी AIR 35 आई, मैंने कहा ये तो अप्रोच बहुत अच्छी है।
फिर मैं आरएमएल में आ गया। आरएमएल मेरा एक दोस्त था, वो मुझसे मिला, हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हम लोग पूरा अटेम्प्ट करें। वो भी उसकी भी यही था कि सब अटेम्प्ट करें। फिर मैं 120 करके आया इसका, जब 2024 वाला था। तो तब मेरी रैंक और अच्छी हो गई, मेरी 22 आ गई। मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया है। 15 दिन बाद दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम था, फ्री था। वहां पे 200 क्वेश्चन आए, मैं 199 या 200 करके आया। कितने बच्चे, 360 बच्चे लेने थे, मेरा वहां पे भी सिलेक्शन हो गया। तो मेरे लिए तो 100% अटेम्प्ट जो है वो काम करता है, अभी तक कर रहा है। जब तक कि मुझे कोई बहुत तगड़ा झटका नहीं लगेगा, भगवान ना करे कभी ऐसा लगे, तब तक तो मैं यही कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं किसी को करता हूँ कि वो ये करे, मैं सजेस्ट वही करता हूँ जो तुम कर रही हो, कि आप अटेम्प्ट हाई रखिए, हम्म। लेकिन जिसमें आपको कुछ नहीं आता है वो मत अटेम्प्ट करिए मेरी तरह। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे अप्रोच रखता हूँ कि अगर वाइंडिंग अप है कंपनी लॉ, तो वो तो आखिरी में होगा ना। हाँ, तो जो डेफिनेटली। आखिरी के सेक्शंस होंगे उनमें से कोई एक मार्क। हम्म। लेबर लॉ मैंने नहीं पढ़ा है, मैं सही बताऊं। मैंने 2000 जब 24 का एग्जाम दिया था, तो मुझे ऐसे हम लोग करते थे जैसे पहले भी सॉल्व, कि भाई इसका आंसर क्या होगा, अरे जिसका नहीं पता उसका बी होगा। तो जिसका मुझे कुछ नहीं पता होता तो मैं बी के लगा। और ऐसे कम से कम 10 ही क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होते। हम्म। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको बी लगा। हम्म। तो ठीक है, कभी लक, मेरा क्या था ना, मेरा मैं बता दूं, जो बच्चे 5th ईयर में हैं और पेपर देंगे वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। आप अभी 4th ईयर में हैं या फिर 2nd ईयर में, जो 3 ईयर वाले लेंगे, आप लास्ट ईयर में पहुंचे। एक बच्चा जिसने कहीं कोचिंग नहीं, मैंने बस एक जगह से एक सब्जेक्ट एविडेंस एक्ट पढ़ा है और एक थोड़ा आईपीसी पढ़ा है। हम्म। आई हैव नेवर डन कोचिंग। मैंने मेंस भी लिख लिया दिल्ली का पहले ही अटेम्प्ट में, मैंने क्लैट भी निकाल लिया, अभी तभी मैं कोचिंग में कभी मैंने कोचिंग, मैं इधर उधर से नोट्स पढ़ लेता था। अब सोचो उस बंदे के लिए, जब वो लास्ट ईयर में है और वो लास्ट ईयर में वहां पे मतलब, हाँ, बैठा हुआ है, उसको ये पता है कि मुझे एनएलयू जाना है। मेरा था कि मुझे आरएमएल जाना है क्योंकि आरएमएल इज द बेस्ट प्लेस टू। ठीक है, वहां पे बहुत अच्छा सिस्टम है, वहां पे बहुत अच्छे लोग हैं। आपको वहां से अच्छा जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए कोई नहीं कर सकता। हम्म। तो इफ यू वांट टू गो फॉर एनी एनएलयू फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन, गो टू आरएमएल फॉर एलएलएम, इवन अगर फॉर ये बीएलएल। मुझे पता होता तो मैं लास्ट ईयर ही अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी होती, तो तुमको क्योंकि मुझे मैंने लास्ट ईयर मैसेज करना चाहिए। मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि मेरी जब ऑल इंडिया रैंक 50 आई हम्म, तो मैंने काउंसलिंग प्रेफरेंस में एनएलएस बैंगलोर भर दिया। हम्म, अब जब वहां पर फीस पेमेंट की बात आई, तो अब मुझे लगा कि मेरा तो हरियाणा का मेंस है, मेरा तो राजस्थान का मेंस है, मैं कैसे साइट साइमल्टेनियसली मैनेज करूंगी, तो मैंने अपनी सीट वेकेट करी। हम्म। उसके बाद मुझे पता चला कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आरएमएल इज द बेस्ट। आरएमएल तो जो भी, इसलिए मैंने इस बारी क्लैट इसी चक्कर में दिया था कि मैं कम से कम मास्टर्स तो कर ही लूँ, टू बी ऑन अ सेफर साइड। नहीं, आ, जो भी एनएलयू के सर्कल में है, जो भी हुँ, एनएलयूज, वो जानता है। होती है हुँ, बाहर वालों के साथ दिक्कत, बाहर वाले क्या करते हैं, दे थिंक कि मुझे एनएलयू का टैग चाहिए, और उसके लिए हुँ, वो एनएलएसआईयू चले जाते हैं। हुँ, एनएलएसआईयू बहुत अच्छा है, ऑफ़ बहुत कोर्स। अच्छा है एनएलएसआईयू। लेकिन वहां पर आप 1 साल सिर्फ एलएलएम करें, बहुत हेक्टिक करिकुलम है वहाँ पे। बहुत हेक्टिक है, आप पागल हो जाएंगे। हुँ, आरएमएल में तो ये हाल है कि आरएमएल में पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, सब अच्छा हुँ, होता है। लेकिन मैं अगर सर से, हम लोग कहते हैं कि सर थोड़ा हम लोग दिन में पढ़ते हैं, शाम की क्लास ले लीजिए, तो वहां के सोचो प्रोफेसर, हुँ, जरी वाला एक प्रोफेसर हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो इतना हम लोग को, मतलब वो उनकी उम्र, मतलब वो रिटायर हो चुके हैं, ही इज हुँ, अराउंड 85 to 90 ईयर्स होंगे। लेकिन वो हुँ, भी इतना कंट्रीब्यूट करते थे कि नहीं ठीक, अच्छी बात, हम लोग शाम को, मतलब बहुत होता है ऐसा कि वहां पे बहुत ही अच्छे लोग हैं, टीचर्स में, फैकल्टी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पेपर आगे बढ़ा देते हैं। अगर आपका कोई पेपर हुँ, है, कहते हैं सेमेस्टर में आगे ले, एक दो दिन बाद ये ले लेंगे आप चीज़ पेपर। मैंने भी सुनी थी कि वहाँ के प्रोफ़ेसर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को टू हाँ, गो फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम्स। हाँ, वो टाइम देते हैं, वो कहते हैं आप, अच्छा, इसीलिए वहां पे रैंक अगर आप देखेंगे, आप हाँ, अगर किसी टॉप भी रैंकर्स किसी जाते हैं। अभी हम लोग जब गए थे एनएचपीसी, एनएचपीसी हुँ, का इंटरव्यू हम लोग ने अभी दिया है 2-4 दिन पहले। तो आपने देखा होगा कि वहां पे अगर 25 बच्चे थे तो उनमें से 7-8 बच्चे तो आरएमएल। राइट। आरएमएल के बच्चों को किसी भी पीएसयू के इंटरव्यू में मीटअप लगता है कि हम लोगों का मीटअप हो रहा है यहाँ पे, कि हुँ, गेट टुगेदर हुँ, हो गया है आरएमएल के बच्चों का। वहां पे इतने बच्चे थे क्यों? क्योंकि हर बंदा जो टॉप में होता है, उसको, जिसको भी ये बात पता होती है, वो आरएमएल जाता है, और जो राइट। टॉप में होगा वो पीएसयू का इंटरव्यू देने जाएगा। हुँ, तो मुझे पता था मुझे आरएमएल चाहिए। ठीक है, अब मेरा ये था कि
अगर मुझे आरएमएल नहीं मिल रहा है, और आरएमएल मुझे उस साल पता था कि सिर्फ 4 जनरल की सीटें हैं, बाकी वुमेन के पास है, तो सिर्फ 4 थी। एक AIR 12, एक AIR 28, मैं AIR 35 पे था, और एक मेरा दोस्त है AIR 101। सिर्फ 4 ठीक है, सीट्स थी? सिर्फ 4 सीट्स, बाकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में वुमेन के पास। अच्छा। हाँ, तो और बाकी सब, हाँ, वुमेन के पास जनरल वाले कोटा से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्या कहते हैं जो भी है, मतलब वुमेन के पास चली गई, और बाकी OBC SC ST EWS के पास थी। सिर्फ 4 हम्म। थी। मुझे लग रहा था जब मैं 35 आई थी, मुझे ये लग रहा था कि भाई कोई सरफिरे अगर 35 से ऊपर भी 4 बैठे होंगे जिनको आरएमएल जाना है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, तो हो सकता है कल हम्म। को AIR 1 2 3 4 भी आरएमएल चला जाए, हम्म। तो AIR 10 भी आपका सही ना हो जाए। लेकिन अब आरएमएल ने सीटें बढ़ा दी हैं, तो अब हम्म। 24 थी पहले, अब वो 48 हो गई है, तो हम लोग की मतलब जो ओपन सीटें हैं, जनरल सीटें हैं, वो भी बढ़ के वो और बढ़ हो गई। गया। हो गई, हम्म। लेकिन उस समय यही था, तो मुझे लग रहा था कि या तो आर या पार है। मैं AIR 150 लाके करूंगा भी क्या, मेरा तो हो गई नहीं आरएमएल, और मुझे हम्म। किसी और एनएलयू से करना नहीं है, क्योंकि वहां मुझे हम्म। जुडिशरी का टाइम नहीं मिलेगा, लिटिगेशन में अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि ऑल आउट जाना है, तभी मैं एकदम से फुल ऑल आउट किया। तो जो बच्चे को ये करना है कि मुझे और कहीं से करना नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, मिलता है, ऐसा नहीं है, रगनूल में भी मिलता है, NLIU में नहीं शायद मिलता है, लेकिन और भी जगह मिलता है, लेकिन मैं अपने मन में एक मानसिकता बना बैठा था कि आरएमएल के अलावा मुझे कहीं नहीं आना, मेरे घर से पास भी एक एक घंटे की दूरी पे। तो इसलिए मैंने कहा ऑल आउट। अगर आपको ये करना है ना कि मुझे PSU के लिए ऑल आउट जाना है, नहीं तो मैं किसी भी एनएलयू से तो कर ही लूंगा, 400 में भी मिल जाता है, तो आप जाओ, थोड़ा रिस्क लो, क्या जा रहा है। बट देन आई वुड से व्यूअर्स डिस्क्रिशन एडवाइज्ड। मतलब हाँ, नहीं, अगर आप में उतनी क्षमता है एटलीस्ट कि आप, हाँ, हाँ, कि कॉशन आप, कॉशन के लिए आप एटलीस्ट एक बारी प्रीवियस ईयर्स 2-3 साल के अटेम्प्ट करके देख लो। हाँ, सारे फुल सही, अटेम्प्ट करके देख लो। हम्म, क्योंकि जितना मैंने अपने आप को एनालाइज करा है, मेरे तो तुक्के नहीं जाते हैं सही, नहीं, अनलेस एंड अनटिल तो, बहुत ज्यादा तो एजुकेटेड गेसेस ना हो वो। नहीं, तुम गलत करती हो ना, जो तुम्हारा गलत हो रहा है उसका आंसर B है। ये नहीं, मजाक कर स्ट्रैटेजी रहा हूँ, तो ये स्ट्रेटजी सही नहीं है जो तुम्हारी, लेकिन मैं अपनाता हूँ, मैंने इसलिए बता दिया कि आई एम, और मैं 100% ऑनेस्ट। RTI डाल हम्म। के आप निकलवा भी लीजिएगा, मैं आपको अगर मेरे पास हो तो मैं दिखा भी दूंगा जो मैं अटेम्प्ट करके आता हूँ। हम्म। बी हम्म। इट दिल्ली जुडिशरी, बी इट क्लैट PG, मैंने हमेशा या तो 99% अटेम्प्ट किया होगा या 100% किया होगा, एंड आई हैव गॉट रिजल्ट्स इन माय फेवर, मे बी हम्म। लक, मे बी। हाँ, इट कुड बी। सो इसके लिए मुझे लगता है कि सबको, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, और हाँ, लेकिन तुम्हारी अप्रोच बहुत सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो वो तब पता लगता है जब आप एग्जाम देने बैठे हो कि कौन से हम्म, क्वेश्चंस आए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो हम्म, उसी टाइम पे यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि कितने अटेम्प्ट करने हैं। हम्म, पर इतना अटेम्प्ट करते हुए ये सोचना चाहिए कि 80 प्लस लाने हैं। हम्म, और अगर आप 85 अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आपके 80 प्लस फॉर नहीं, श्योर नहीं आएंगे। 90 तो अटेम्प्ट करके आ रहा हो फिर भी नहीं है। तो फिर भी नहीं आएंगे, सही बात है। तो मिनिमम 100 105, 110 जितना भी हो पेपर की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, वी करके कैन आना, सी कि तब क्या आप PSU को है। टारगेट कर पाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। और जो 5th ईयर में बच्चा है उसको करना चाहिए, क्योंकि देखो, हम्म। जड़ाक का मतलब होता है कि पहली बार में जो पुश होता है ना वो लग जाता है ना, तो अच्छा, आप सोचिए आप 5th ईयर में हैं, आप दिसंबर में एग्जाम देंगे, आपके पास 6 महीने होंगे अपने सेमेस्टर खत्म करने के लिए। मान लीजिए आपकी AIR 50 आ गई, अपने आप हम्म। को 6 महीने बाद आप इमेजिन करिए, यू विल बी सिटिंग इन RML, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, RML में आप बैठे होंगे, आप अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे, कम से कम 4 इंटरव्यू देंगे आप ये, हम्म। आप PSU के इंटरव्यू दे रहे होंगे, वहां पे कितने अच्छे लोग आपसे मिलेंगे, आप जानने को बढ़ेगा, आपका जान पहचान बढ़ेगी, लिटिगेशन में काम आएगी। उसके बाद आप और वहां पे बैठ के तैयारी भी अच्छी कर रहे होंगे। आप UGC नेट, तुरंत मैंने वही झटके में UGC नेट निकल गया आपका, JRF हम्म। निकाल के वहीं आप PhD कर सकते हैं। आपका अच्छा खासा, आपकी 44,000 45,000 रुपये आने लगता है अगर JRF है आपके पास। उसके बाद LLM आपका हो ही रहा है। एंड विद सिर्फ, द काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी जो भी जुडिशरी के एग्जाम्स में चल रही है, हाँ, मुझे लगता वो है पे कि तो एक बहुत वीडियो अलग जरूरी बनाना है। चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है एलएलएम या पीएसयू या यूजीसी हम्म, नेट को टारगेट करना। सिर्फ सोनली जुडिशरी पे रिलाय करना तो नहीं है, नहीं, आई क्योंकि डोंट थिंक इट इज अ आप गुड देखिए स्टेप। देखिए, होता क्या है कि जब तक आप प्री नहीं निकाले होते हैं तब तक आपको लगता है प्री निकलेगा तो हो जाएगा आगे, मतलब, लेकिन आप अपनी, जैसे हम्म। तुम तुम्हारे 522 नंबर थे मेंस, हम्म। 500 लोगों का सिलेक्शन, 500 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है। हम्म।
इंटरव्यू। हमको भी पता है, तुमको भी पता है कि कुछ इंटरव्यू ऐसा कोई खराब नहीं हुआ था, सब बढ़िया हम्म चल रहा था। इतनी कैसे आ जा रहा है? 120 में से 60 नंबर कैसे लोगों को दिए जा रहे हैं इंटरव्यू? हम्म यूपी का देख लीजिए आप, यूपी में 50 कॉपियां बदल दी गई, उनकी बहुत ज्यादा हैंडराइटिंग में उनको नंबर डिस्क्रिप्शन दे है दिया गया। इंटरव्यू में। डिस्क्रिशन से ज्यादा मैं कहूंगा आर्बिट्रेरीनेस। हम्म आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड, मतलब डिस्क्रिशन में तो तब भी आप थोड़ा अच्छे से यूज करते हैं आप discretion। आप 60 नंबर किसी को कैसे दे सकते हैं 120 में से? हम्म ऐसा क्या आपने पूछ लिया जो नहीं बता पाया? और जहां तक मुझे पता है, तुमने बता कितना देर चला था इंटरव्यू? 2 मिनट हाँ, मैक्सिमम। सबका सबका, यही चल नॉट रहा सब, सिर्फ मेरा नहीं, सबका। था। और मुझे इंटरव्यू से बाहर निकल के ये लगा कि ये हुआ क्या। आप एक, मेरा जब मेंस क्लियर हुआ, मैंने हम्म, उसके बाद 8-8 9-9 घंटे बैठ के सारा रिविजन करा, सारे लॉज पढ़े, अपने हम्म। एचआर क्वेश्चंस प्रिपेयर करे। कुछ भी नहीं पूछा। दे डिड नॉट इवन आस्क माय इंट्रोडक्शन। इट वाज जस्ट, आई सैट देयर, दे आस्क्ड मी 2 क्वेश्चंस ऑन आर्बिट्रेशन एंड दे आस्क्ड मी टू लीव। नहीं भाई, और आपने उन्हीं दो क्वेश्चनों पे, एक क्वेश्चन पे 150 नंबर पे जज कर लिया लोगों एग्जैक्टली। को। जो एक आप, पूरा पेपर होता है, 100 एग्जैक्टली, 200 मुझे का और होता है, वो 100। चीज मुझे लगता है कि आप अगर इंटरव्यू के इतने ज्यादा मार्क्स हैं तो कम से कम कुछ देर आधा घंटा बैठ तो के चले। बात तो कर लो। हाँ इफ हाँ। नॉट आधा घंटा तो एटलीस्ट 15 मिनट तो चले। यहाँ तो सबका सबको 2 मिनट में जज कर रहे थे। 2 मिनट किसी या का 3 मिनट। 1.5 मिनट में, किसी का 2 मिनट में, किसी का 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट चला होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, उनका भी 2 ही 3 मिनट चला, उनको 100 से ज्यादा नंबर मिले। आई एम हैप्पी फॉर। बट द हम्म प्रॉब्लम विद दिस इंटरव्यू इज दैट कि आप 60 नंबर लोगों को दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको 60 नंबर दिए। हम्म एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछा कंपनी लॉ से, और हम्म 60 नंबर दिए। कंपनी लॉ, मैं मानता हूँ कि ठीक है, आप आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन कंपनी लॉ ना मेंस में है, ना प्री में है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। आपने इंटरव्यू में सिर्फ कंपनी लॉ से क्वेश्चन पूछे। हम्म आप ये होता कि 6 क्वेश्चन पूछते, 4 आप नॉर्मल लॉ से पूछते, 2 कंपनी लॉ से पूछते, कहते देखो इसका कंपनी लॉ नहीं आता क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन हम मार्क्स काटेंगे। मैं मान सकता हूँ। हम्म सिर्फ आपने कंपनी लॉ पे उसको जज करके 60 नंबर दिए। हम्म हाउ इज दिस इवन फेयर? आप जब कम से कम 7-8 क्वेश्चंस तो पूछो कि अगर उसे स्टार्टिंग के 2 या 3 नहीं आते तो वो आगे में दिखा तो पाए अपने नॉलेज। भाई और 1 2 क्वेश्चन तो आदमी नर्वस इतना होता है कि चला जाता है। हम्म, और जैसे ये बोलते हैं ना सब कि इंटरव्यू इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, बट आई थिंक इट इज प्योरली द बस टेस्ट ऑफ नॉलेज बस राइट बस नाउ बस। एज फार एज जुडिशरी इंटरव्यूज आर कंसर्न्ड। यूपीएससी अगर में आप भी यही आंसर करते हैं। सही नहीं दे रहे हो तो मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। और क्या मतलब, इंटरव्यू के किसी से भी गाइडेंस लो तो वो सब यही बोलते हैं कि दे हैव ऑलरेडी चेक्ड योर नॉलेज मेंस में, नाउ तो दे कितने जस्ट दिए वांट टू सी इंटरव्यू योर जो ये बोलते हैं? पर्सनालिटी। एग्जैक्टली। बट ठीक है, चलो। आई थिंक जब लक फेवर में होगा तो जुडिशरी भी हो हाँ, ही जाएगा। नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पीएससी, आप एलएलएम, ताकि आपका यूजीसी नेट का द्वार हम्म खुल जाए, आपके नेटवर्क बने, आप लिटिगेशन में जाएं। इसलिए हम्म आपको कर देना चाहिए, आपको इसलिए इसके लिए जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोचिंग वाले पढ़ा दिए हैं आपको कि जब तक होगा नहीं तब तक क्या, जब तक छोड़ेगा नहीं फोड़ेगा, जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और सेकंड प्लान कुछ नहीं होना चाहिए, प्लान भी कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। यही आपको करना है, आपको यही करना है, इसी में आपको सब जान लगा देनी है। भाई जब तुम 4 मेंस लिख के बैठी हो, 2 इंटरव्यू दे के बैठी हो, AIR 2 ला के बैठी हो, AIR 50 लेके बैठी हो, तुमसे जब पूछेंगे कि तुम्हें प्लान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, व्हाट विल यू से? ऑफ कोर्स होना चाहिए। आई हैव तो रियलाइज्ड इट लेट, बट ऑफ कोर्स होना चाहिए, और जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुई उसके बाद से ही होना चाहिए। उसके बाद से क्योंकि आप लेट हो जाएंगे। हम्म होता क्या है, हमें सक्सेस स्टोरी दिखाई जाती है 0.01% की, हमें जहां से सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा 99.9% में, वो बताई नहीं जाती। हम्म प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। कोचिंग वालों को, जो हम लोग बात कर रहे हैं, इससे कोई कोर्स तो खरीदेगा नहीं कोचिंग, हम्म इसलिए ये बातें ही नहीं होती हैं। 15 वैकेंसी आती हैं कि आ गई 15 वैकेंसी अंडमान और निकोबार में, उसके कोर्स लॉन्च हो जाते हम्म हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको हर द्वार खोलना है। आप पीएसयू भी देखिए, आप एलएलएम भी देखिए, आप जुड़ी, और सबके साथ भाई जो मेंस लिखता है उससे पूछ लिया जाए। भाई सबके साथ जुडिशरी की प्रिपरेशन है, मतलब ऐसा नहीं कि आप हम्म प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, और कॉलेजेस में नहीं कर सकते, मैं तो अगर आरएमएल में तो आप, मैं कर लिख के दे दूं सकते हैं। कागज पे,
कागज पे लिख के दे दूं कि आप कर सकते हैं, तो आप करिए, एम करिए उसके लिए, अंधों की तरह। मतलब सॉरी, नो नो ऑफेंस टू दोस, मतलब ये वर्ड नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब एकदम घोड़े की तरह ऐसे आंख के सिर्फ और सिर्फ उस पर चले जाए, नहीं आप मल्टीपल ऑप्शंस रखने चाहिए, आई मल्टीपल ऑल्सो ऑप्शन। अग्री। और इसीलिए आपको अगर फिफ्थ ईयर में है, अच्छे अटेम्प्ट करके आओ, 100 से नीचे कोई मत। बट अच्छा अब, नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रख के हाँ हाई नहीं अटेम्प्ट आप, करो हाँ एंड हाँ, एजुकेटेड गेसेस मारो। एजुकेटेड गेस मारो और लीगल एक्यूमेन हो, तभी ये सब काम। हम्म। ऐसा नहीं कि आपने 2 किताबें पढ़ी और फिर, मैं जो ये बात एग्जैक्ट। बोल रहा हूँ कि मैंने किया था, मैंने किसी कोचिंग से तैयारी नहीं की। मैं लॉकडाउन से मैंने पिलई पढ़ी है, मैंने अवतार सिंह पढ़ी है, मैंने तकवानी पढ़ी है, मैंने केलकर पढ़ी है। मैं कोचिंग से जाना किताबें पढ़ दिया था क्योंकि कुछ हम्म। काम ही नहीं था उस समय। तो हम्म। आपका लीगल एक्यूमेंट डेवलप हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था उस बार जब मैं दे रहा था कि एक पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काटी और गर्दन काट के लेके आके उसने पुलिस स्टेशन पे रख दिया और कहा कि मैंने इसकी गर्दन काटी है, एफआईआर ले। ये कन्फेशनल एफआईआर, एविडेंशियरी वैल्यू पूछ। हम्म। आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मुझे लग रहा है क्रिमिनल लॉ का क्या करना है, नए वाले कौन से पढ़ोगे तुम, नए कि पुराने? आई थिंक दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में तो लिखा है क्रिमिनल लॉ। और और अभी तक तो हम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़ते थे, बट अभी जहां भी एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पे हम्म, दे आर आस्किंग द ओल्ड लॉज आल्सो एंड द न्यू लॉज आल्सो। हम्म, तो ओल्ड लॉज तो अगर पढ़े हुए हैं, ऑफ कोर्स कुछ तो पढ़ा हुआ ही होगा। हम्म, ड्यूरिंग द एंटायर ग्रेजुएशन आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा। अब न्यू लॉस के लिए फिलहाल स्ट्रैटेजी ये रख सकते हैं। मेरी अप्रोच तो ये है कि कम से कम इंडेक्स तो लर्न करके ही जाना। हम्म, मतलब मैं अगर इस साल एग्जाम दूंगी तो मुझे तो, मैं इंडेक्स को चाहे मेरे को 1 दिन लगे 2 दिन लगे, मैं पूरा इंडेक्स तो क्रैम कर ही लूंगी कि कौन से कितने चैप्टर्स हैं, कौन नहीं से तुम्हारा तो चैप्टर में बीएनएस क्या हो भी है। गया है ना? हाँ, आई एम डन विद बीएनएस। तो उसमें मैंने सबसे पहले यही करा कि मैंने 1-2 दिन बैठ के तो सिर्फ इंडेक्स रटा है। हम्म, कौन से कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर में क्या-क्या है। और हम्म, अब इसे याद करने का कोई ऐसे वो नहीं है कि आपने 2 दिन पढ़ा और आपको सब याद हो गया, बट यू कैन स्टार्ट विद इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। कि पहले रेप 375 में था, अब रेप 63 में है। हम्म, ऐसे ही पहले एंटिसिपेटरी बेल 438 में थी, अब हम्म। बीएनएसएस में कहाँ पे है। तो जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो पता होने चाहिए। क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ऐड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद वी कैन गो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, इतने कुछ मेजर चेंजेस आए नहीं हैं। कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कवरी स्टेटमेंट का वही था, अभी भी वही है। हाँ, नहीं बस वो ये तो, है कि उसको क्लबिंग ऑफ सेक्शंस हो गया है, तो पहले डिस्कवरी स्टेटमेंट 27 में था, अब कहाँ है? तो वो वाली चीज़ें थोड़ी बहुत फिगर आउट करनी पड़ेगी, बट वो इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हाँ, आप 1-2 बारी बैराक रीड करोगे, तो हम्म। यू विल गेट अ बेसिक आइडिया कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो कम और से कम इतना तो करके जाना ही पड़ेगा इस बारी, क्योंकि नहीं, लास्ट मैं ईयर तो नहीं प्लान कर रहा हूँ, पूछा। अगर हो सके हुँ, हम लोग, तो वी कैन डू समथिंग फॉर क्रिमिनल लॉ ऑन यूट्यूब। येस वी कैन। क्योंकि मैंने बीएसए पढ़ लिया, तुमने बीएनएस पढ़ लिया, हाँ, ठीक है, नोट्स तैयार हैं हम लोग, हुँ, किताब भी मैंने लिख दी है, मतलब मैंने और मेरे दोस्त ने। तो वो भी मैं हुँ, सोच रहा हूँ कि फ्री में अवेलेबल करा दूंगा बहुत चीज़ें, हुँ, तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप जो भी देख रहा है, दे शुड मतलब जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे बहुत मटेरियल आता है और आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसके लिए आप फालतू में कोर्स खरीदते हैं। हुँ, थर्ड ग्रेड के जो बैठे नहीं होते हैं जीवन में। एक और बात है, ये भी मुझे लगता है कि अगर मैं उस एग्जाम में निकालने की बात अलग, देखो निकाला नहीं निकाला इज अ डिफरेंट, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे नहीं है, आपने एक स्टेज भी क्रॉस नहीं की है, तो आपको उस एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि पैसेज में लोग स्ट्रेटेजी लोगों से सुन के बता रहे हैं कैसे solve हुँ। करना। जब तक आप वो नहीं टैकल करेंगे, हम लोग ये वाला कभी नहीं निकाल पाते। कौन आज तक ये बोला है कि पहले आप पैसेज के बाद, पैसेज से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए? हुँ, वो जब आप देते हैं तभी आपको समझ में आता है वहां पे क्या है। हुँ। तो कुछ करेंगे इसके बारे में, देखते हैं अगर हो सकता है तो क्रिमिनल लॉ के हाँ, बारे में। वी कैन ट्राई ठीक है, डेफिनिटली। फिर वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, आई थिंक वी शुड एंड दिस। कुछ रह यस। गया है कवर नहीं, करना? आई थिंक हमने ऑल द पॉइंट्स कवर कर ही लिए हैं। तो फिर हम लोग बंद करते हैं। वो कहना पड़ता है क्या कि वो लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग का यूट्यूब चैनल तो ऐसा कुछ है नहीं। खैर छोड़ो, जिसको पसंद आएगा करेगा, नहीं आएगा नहीं करेगा, क्या है। ठीक है।
लेट्स कीप इट लेकिन कैजुअल दिस टाइम। हाँ, लेट्स कीप इट कैजुअल। और लेकिन इस चैनल पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जजमेंट, जो भी आते हैं उसके हम लोग वीडियो होगा तो हम लोग बनाएंगे, क्योंकि वी हैव ऑल दोस थिंग्स जिससे बन सकता है, तो हम लोग कर सकते हैं इसको, और हम लोग करेंगे। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना करें वो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ इससे पैसा नहीं मिलता सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से, तो वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यू विल गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन दिस चैनल एज वेल एज ऑन टेलीग्राम चैनल। आप सब्सक्राइब करिए ना करिए, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको क्लैट पीजी का अच्छा कुछ करना है, आपको अच्छा मटेरियल चाहिए, अभी कोई कॉस्ट नहीं है वहां पे, कोई कुछ नहीं होता, वो जरूर चाहिए। ठीक है। चलो ओके। ठीक है ओके, थैंक यू। देन। ओके।